मैंने सुना है कि आपने कुछ गीत, गजल और भजन कंपोज किए हैं और वो बच्चों ने गा के खूब ख्याति प्राप्त की है। जी देखिए, कंपोज़र तो मैं जब मेरी 1971 में जी जी म्यूज़िक टीचर के रूप में एक नौकरी लगी, हाँ हाँ उसी समय से हो गया था। अच्छा क्योंकि म्यूज़िक टीचर का सबसे अहम काम होता है जी स्कूल के जितने भी वो प्रोग्राम्स होते हैं, फंक्शन होते हैं या कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जी बच्चों को तैयार करना। बिल्कुल तो मैं बच्चों के लिए राष्ट्रीय गीत, समूह गीत जी जी ये कंपोज किया करता था अच्छा और मेरी फिर रुचि बढ़ती गई। जी जी फिर मैंने कबीर भजन बहुत से किए, हाँ फिर मैं गज़लों पे आया, अच्छा बहुत गज़लें मैंने कंपोज की जी और धीरे धीरे ये हुआ कि मेरी कंपोजिशंस बहुत लोकप्रिय हुई और मेरे कई विद्यार्थी जी मेरी रचनाएं गा गा कर बड़ी बड़ी जगहों पर रेलवे की पोस्ट में, जी जी केंद्रीय विद्यालय और अन्य स्कूल और कॉलेजेस की पोस्ट में सेलेक्ट हुए। अरे वाह तो मैं विशेष रूप से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जी मैं याद कर रहा हूँ बल्कि, बिल्कुल बिल्कुल बताएं सर। कि मैंने इंदौर में अपने एक स्टूडेंट को मैं लेके गया था ऑल इंडिया कंपटीशन में गज़ल के लिए, और उसकी गज़ल जगजीत सिंह जी के सामने होनी थी। अच्छा ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, ईश्वर जी, की जी, ये जी। कृपा रही जी कि वो बच्ची कंपटीशन में फर्स्ट आई थी और उसको अवार्ड लेना था जगजीत जी से, जी 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 और उनके सामने वो गज़ल प्रस्तुत करना थी। जी जी तो मैं उस बच्ची बहुत को, बड़ी बात है। जी जी, हाँ तो वो गजल आप सुना दीजिए सर जी। एक बार प्लीज। और मैंने उनको, जगजीत जी को, उसके गाने शुरू करने के पहले हाँ बताया था कि मैंने कंपोज की है ये गज़ल, जी इस बच्ची को गवा रहा हूँ, जी तो अब आपकी तवज्जो चाहूँगा। बहुत बढ़िया और मैंने जितनी बार भी उनसे नज़र मिलाई, जी। उन्होंने इस तरह से मुझे इशारा अरे किया। वाह क्या बात है सर। मैं वो गज़ल बशीर बद्र जी की है ये जी जी गज़ल, और मैंने इसको कंपोज किया। जी कभी चांद राह में खो गया, कभी चांदनी भी भटक गई, मैं चिराग वो भी बुझा हुआ, मैं चिराग वो भी बुझा हुआ, मेरी रात कैसे चमक गई, कभी चांद राह में खो गया। वाह क्या बात है सर, क्या बात है। ऐसे आपकी गायकी भी कमाल, आपकी इंस्ट्रूमेंट प्लेस भी कमाल। थैंक यू यू सर। आइए मैं आज आपको एक छत्तीसगढ़ी लोक धुन सिखाता हूँ। यह है मेरी ही कंपोज की हुई है, लेकिन इसकी स्टाइल जो है अपने छत्तीसगढ़ी लोक धुन होती है वैसी है। लीजिए बजाइए। ध सा सा रे म म पद पद प म ग रे सा, ध सा सा रे ग रे ग रे सा 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 सा। आगे बजाइए आप। सर आपने अभी अपने इतने सारे शिष्यों के जिक्र किया, अपने गुरुओं के बारे में भी आप कुछ बताइए। जरूर, मैं तो अपने गुरुओं के बारे में बहुत बार बच्चों को बताता हूँ। जी शुरुआत करूंगा मैं एक शेर से। हाँ बिल्कुल सर। एक बड़ा अच्छा शेर है। हाँ। यूं ही चल के नहीं ये तर्ज सुखन आया है, बहुत पांव दबाए हैं बुजुर्गों के, तब जाके ये फन आया है। अरे वाह क्या बात है। तो सबसे पहले तो मेरे गुरु मेरे माता पिता, जिन्होंने मेरी रुचि देखते हुए मुझे और मेरे बड़े भैया, जो कि आज छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े संगीत विद्वान के रूप में जाने जाते हैं, स्वर्गीय पंडित गुणवंत माधव व्यास। अच्छा। हम दोनों को संगीत के क्षेत्र में
जी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जी हमारे सबसे पहले गुरु थे पंडित विष्णु कृष्ण जोशी जी, जो रायपुर में श्री राम संगीत महाविद्यालय 1937 में, सोचिए उस वो जमाना कैसा था। हाँ हाँ हाँ, काफी पहले की पुरानी। तब उन्होंने ये स्थापना की थी जी संगीत महाविद्यालय की। जी और हम लोग उस समय लगभग 1952-53 से संगीत विद्यालय के विद्यार्थी बन के वहाँ सीखना शुरू कर चुके थे। जी फिर मुझे वायलिन सीखने की इच्छा हुई तो सबसे पहले मेरे गुरु थे, जो भोपाल में अभी भी हैं, पंडित वसंत शिवलीकर जी। अच्छा। बहुत अच्छे वायलिन गुरु हैं। उनका बेटा भी खुद प्रवीण शिवलीकर बहुत अच्छा कलाकार है। जी 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 शिवलीकर गुरु जी ने मुझे वायलिन पकड़ना, उसमें से स्वर निकालना, ये सब सिखाया। और जब मैं एडवांस स्टेज में वायलिन सीखना चाहता था, वो भोपाल चले गए। तो फिर खैरागढ़ में उस समय बहुत प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध वायलिन वादक प्रोफेसर के रूप में यहाँ पे आ चुके थे। अच्छा। और मैंने फिर उनको अपना गुरु बनाया। जी उन्होंने मुझे बहुत ही एडवांस्ड वायलिन की टेक्निक सब बता कर इस योग्य बनाया। प्रोफेसर वसंत रानाडे जी, जी जी वो भी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम लोगों के माध्यम से वो हमेशा यहाँ पर अमर है। सर एक चीज बताइए कि मैं जानना चाह रही थी, वायलिन जो होता है वो मतलब पाश्चात्य संस्कृति का है या? जरूर जरूर, है ना, ये थोड़ा मुझे देखिए वायलिन के इतिहास को हम लंबा नहीं जाना चाहेंगे। जी केवल एक रेफरेंस बताता हूँ। रावणस्त्रम नाम का एक वाद्य रावण ने, हाँ हम लोग रावण को सिर्फ एक दैत्य के रूप में, लंकाधीश के रूप में जानते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा संगीतज्ञ था। जी 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 उसने वो बनाया था रावणस्त्रम। आज भी राजस्थान में रावण हत्था नाम से वो ऐसा एक बाजा बजाया जाता है जो वायलिन का पूर्वज कहला सकता है। अच्छा। बाद में तो जर्मनी में और जापान में, चेकोस्लोवाकिया में, सब जगह वायलिन बनने लग गए। वायलिन में हम लोग बजाते हैं तो पाश्चात्य और अपने भारतीय शास्त्रीय संगीत में सबसे बड़ा एक जो अंतर है वो है भारतीय संगीत एक एक स्वर के उतार चढ़ाव से चलता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मेलोडी। जी 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 सा ग म ग सा नि ध सा, एक एक स्वर ऊपर नीचे हो रहा है जी। लेकिन पाश्चात्य संगीत में ऐसा हो ही नहीं सकता। उनकी सारी रचनाएं जो होती हैं, एक सा अगर है तो उसके साथ एक व्यक्ति ग गाएगा, तीसरा व्यक्ति प गाएगा, तब जाके वो एक सा बनता है। उसको कहते हैं हारमोनी। अच्छा। जिन स्वरों के बीच में हारमोनी होती है उन 3-3, 4-4 स्वरों को एक साथ गाया बजाया जाता है। जी जी। तब उनका संगीत बनता है। अच्छा। ये बड़ा बहुत भारी एक अंतर है जी। और इसीलिए मेलोडी जो होती है वो सीधे सीधे मन पे प्रभाव डालती है जी। और हम जब बहुत खुश हो जाते हैं तब मुंह से बाहर निकलता है, मुंडी हिलती है। आप आज आपने बहुत अच्छी जानकारी। पाश्चात्य संगीत में इसको पूरा कर लूं, जी। पाश्चात्य संगीत में पहले आपके पैर हिलने शुरू होंगे, आप बहुत देर तक डांस कर लोगे, तब जाके हाँ अच्छा लगा कहेंगे। हाँ बोलिए। सर भिलाई आने के बाद भिलाई शहर में शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए आपने क्या क्या किया? अच्छा, मैं 1971 में भिलाई में संगीत शिक्षक के रूप में जब आया, इसके पहले तक मैंने जितना भी वायलिन और गायन का जितना भी कुछ सीखा था जी। भिलाई में मैं बहुत उत्सुक था कि अगर मैं यहाँ आ गया हूँ तो जो इतने बड़े सितार वादक विद्वान भिलाई इस्पात संयंत्र के बहुत बड़े इंजीनियर जियोलॉजिस्ट थे, पंडित विमलेंदु मुखर्जी। अच्छा। तो उनका सानिध्य मुझे कुछ मिले, कुछ सीखने मिले जी। तो मैंने उनसे संपर्क किया जी जी जी। और उनके पास जाने से मुझे ऐसा लगा कि गुरु के रूप में मुझे ईश्वर मिल गए। अरे वाह। और
वो उस जमाने के गुरु, जिस जमाने में शिष्य यानी बहुत ही कठिन काम होता है किसी गुरु की सेवा का। अच्छा। जो मैंने बोला ना, पांव हाँ। दाबे हैं बुजुर्गों के तब जाके फन आया है। जी जी जी। हम लोग उनके पास सीखने बैठते थे। हाँ। और वो पान खाए रहते थे जर्दे वाला। अच्छा। और नक्काशीदार वो पीक दान बगल में रहता था उनके। हाँ हाँ जब पीक मारते थे, हाँ। कई बार ऐसा हुआ कि वो लबालब भर चुका था। अच्छा। बस उनका एक इशारा आंख का, हाँ। जी गुरु जी बोल के उसको उठा के ले जाके हम लोग साफ करके राख से मांज के और वापस वहां रखते थे। तब अगली बार हमको उनके कमरे में एंट्री मिलती थी। अच्छा। ऐसे गुरु थे। अरे वाह। वो कभी फीस नहीं लेते थे। वो दौर अलग था सर। जी, आज जी, का दौर अलग जी। है। आज के बच्चों को अगर इस तरीके से कह दिया जाए तो बच्चे आना बंद कर देंगे। कल्पना ही नहीं कर सकते अभी के बच्चे की ऐसा गुरु सेवा की। हाँ। हम लोगों ने इतना सब किया है, जी। तब कुछ हासिल हुआ है। जी। और उनकी कृपा से ही मैंने यहाँ भिलाई इस्पात संयंत्र में रहते हुए रशियंस के सहयोग से, उस समय काफी रशियंस थे यहाँ पे। जी। और एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम तैयार किया गया था नेहरू सब कल्चर में। लगभग उसके 40 शो हुए थे। अच्छा। डेली एक शो। क्या होता था उसमें? संगीत ही होता था? भिलाई इस्पात संयंत्र का पूरा इतिहास, कार्य प्रणाली, अच्छा, और सब कुछ यहाँ के टाउनशिप में आए हुए लोगों का कल्चर, वो सब उसमें दिखाया गया था। अच्छा। तो उसके अलग अलग लोग थे। उसका चित्रकला विभाग अलग था, वो उसके लिए गीत लिखने वाला विभाग अलग था, एक्टर्स अलग थे, डांसर्स अलग थे। और संगीत निर्देशन यहाँ के हमारे सीनियर, हमारे बड़े भाई जैसे श्री सुधाकर शिवलीकर हैं, सितार वादक, उन्होंने और मैंने मिलकर उसका संगीत तैयार किया था। तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी। और उसके बाद में जब यहाँ के बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए तो हम लोगों ने ये जैन कला केंद्र की जो स्थापना की, ये सोच के की थी कि ऐसा घरों घरों में जाकर संगीत शिक्षक बहुत जगह सिखाया करते थे। हम चाहते थे कि एक जगह कहीं इकट्ठे होकर, जैसे दूसरे शहरों में संगीत विद्यालय होते हैं, ऐसा कुछ भिलाई में हो। तो हमारे एक मित्र स्वर्गीय गिरीश बिजौरिया जी, उन्होंने हमसे कहा कि आप पैसों की चिंता मत करो, मैं वो व्यवस्था कर दूंगा। और रातों रात उन्होंने, सोचिए 1973-74 में 10,000 रुपया बहुत बड़ी चीज होती थी। उन्होंने, हाँ, जैन समाज के जो बड़े बड़े रईस लोग थे, B.R. शाह जी, हिम्मत भाई शाह जी, B.R. जैन जी, मूलचंद शाह जी, तो हम लोग को ला के दिया। और हम लोग नागपुर से इंस्ट्रूमेंट्स लेके आए और मंदिर के ही हॉल में बैठ के सिखाना शुरू करी। शुरू में तो हम लोगों ने अपने जेब से लगभग 6 महीने तक खर्च कर करके विद्यार्थी ला के सिखाना शुरू किया। तब जाके धीरे धीरे वो आज इस स्थिति में पहुंच गया कि खैरागढ़ के जाने माने, बल्कि मैं कहूँगा कि भारतवर्ष में सबसे अधिक संख्या में विद्यार्थी परीक्षा देने वाले, लगभग 800-850 परीक्षा यहाँ से देते हैं। इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी भारत भर में कहीं नहीं, इसके अलावा कहीं नहीं है। ऐसा एक ये विद्यालय है। के लिए बहुत अच्छी बात है। संगीत के अलावा आपको और किन किन चीजों में रुचि है? बचपन से तो रुचियां ढेर सारी रही जी। जब कॉलेज पहुंचा तो हमारे अच्छे क्रिकेट प्लेयर दोस्त थे। अच्छा। उनके साथ एकदम मैंने, जैसे शास्त्रीय संगीत होता है ना, वैसे शास्त्रीय क्रिकेट जहाँ सिखाया जाता था। अच्छा। ग्राउंड साफ करके, मैटिंग गड़ा के और नेट लगा के, और वहां से शुरुआत करते हुए क्रिकेट की शिक्षा ली थी। क्रिकेट में भी आपने सारे गामा से ही शुरू किया? हाँ, मैंने हमारे कॉलेज लेवल तक तो मैंने एज ऑफ स्पिनर काफी क्रिकेट खेला। लेकिन जब वायलिन बजाना शुरू किया और हमारे गुरुजी ने कहा कि वायलिन के लिए नरम उंगलियां चाहिए, मुलायम, नहीं तो आपको बजाने में दिक्कत होगी, और क्रिकेट में उंगलियां हार्ड करनी पड़ती हैं, तो फिर मैंने क्रिकेट छोड़ा। अच्छा। हाँ, इस बीच में मैंने स्कूल में रहते में
एक संस्कृत का डिप्लोमा कर लिया था, अरे वाह, योगा का डिप्लोमा कर लिया था, गुड। और चित्रकला में मुझे बहुत ज्यादा रुचि थी। अच्छा। तो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स बॉम्बे का हाँ, एक कोर्स 2 साल का कोर्स हुआ करता था, हाँ, एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट। जी तो जी। मैंने वो दोनों साल का कोर्स भी बॉम्बे का किया हुआ अच्छा है। अच्छा। कुछ पुरानी मेरी बनाई हुई ऐसी तस्वीरें हैं। तस्वीरें रखी हैं, मैं अच्छा। चाहे तो दिखाऊं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए, जी, हम भी देखना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी। पहचान के बताइए अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं नाम नहीं बताने वाली हूँ आपको। इसके अलावा और भी कुछ तस्वीरें हैं दोस्तों, इन सबके नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताने हैं। अरे वाह, क्या बात है। ये नाम आप लोग नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये मेरे गुरुजी हैं, अच्छा स्वर्गीय पंडित विष्णु कृष्ण जोशी जी। अच्छा, वाह वाह, बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी Thank अच्छी you. चीजें हमें दिखाई। सर, कहा जाता है ना कि हर सफल पुरुष के मतलब उपलब्धि के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो आपकी अर्धांगिनी का इसमें कितना हाथ है? मैं जब भिलाई आया जी। उसके पहले मेरा विवाह हुआ था। अच्छा। अब आने के बाद में जैसा कि मेरी तीनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी हुई, जी। तो सबसे बड़ा तो मेरी श्रीमती जी का हाथ ये है हाँ। कि मैं रात बिरात बाहर रहता था, जी प्रोग्राम्स में कहीं जाया करता था, जी बेटियों को बहुत अच्छी तरह से संभाला। जी। उनको जॉब ऑफर्स भी किए गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अपनी बेटियों को अच्छा आगे चल के बड़ा बनाना है, जी तो मुझे बेटियों पे ज़्यादा ध्यान देना है। जी उन्होंने जॉब नहीं किए। जी। खैर, और उसके बाद में सबसे अच्छी चीज़ ये हुई हाँ। कि उनके मन में ये बात आई, हम्म। ये मैं बात बता रहा हूँ जब 1986-87 के आसपास की, जब ये टेलीविज़न वगैरह भी बहुत अधिक नहीं हुआ प्रचार करते नहीं थे। हुआ था। जी फिर कुछ रईसों के ही घर हुआ करता था। जी जी। उनके मन में ये आया विचार हाँ कि जैसा पहले घरों में संगीत की महफिलें हुआ करती थी, हाँ अच्छे अच्छे संगीत के कार्यक्रम होते थे, सब लोग मिलजुल के सुनते थे, हाँ। वो सब आजकल गुम हो गए। कम होते जा रहा है। जी लोग इतने दूसरे कार्य चीज़ों में आकर्षित हो रहे हैं, जी जी जी। तो क्या किया जाए। तो एक दिन उन्होंने भिलाई के सब जितने जाने माने संगीत सीखने वाले बच्चे और कलाकार, जी उनको अपने घर में बुलाया, जी। और ये उद्देश्य बताते हुए कि चलो हम लोग एक संस्था शुरू करते हैं, और सिर्फ सब मिलके महीने में एक ही दिन सही हाँ। एक महफिल किया करेंगे। जी 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 और उन्होंने ये काम शुरू किया जी। 2002 में ये काम तो सर, उन्होंने एक काम शुरू करते किया। हैं, ये बात हम उनके खुद के मुंह से सुनते हैं, अच्छा, है ना? उन्हें भी जरूर बुलाया जाए जरूर। अपनी सभा में। शोभना जी, आप आइए ना। नमस्ते मैम, आइए बैठिए यहाँ। अभी सर से हमारी बात हो रही है और सर ने हमें बताया कि आपने एक संस्था शुरू करी, उसके बारे में आप ही बताइए। 2002 में मैंने ये संस्था शुरू करी, और हर शनिवार को किसी के भी घर में बैठ के हाँ बैठक होती थी जी। उसमें एक उभरता हुआ कलाकार, अच्छा, है ना, हाँ। और एक मांझा हुआ कलाकार, मतलब तो उनको हाँ। सुनने मिले यंग जी पीढ़ी जी को। जी जी। ऐसा करके 2002 से शुरू की हूँ, लगभग 18-20 साल चली है। अच्छा। फिर कोरोना काल आया ना, हाँ हाँ। तो हम लोग ऑनलाइन भी सभाएं करी। अच्छा अच्छा। इसमें अवनिंदर शिवलीकर, प्रवीण शिवलीकर, जी। कई अच्छे रायपुर के कलाकार। हाँ हाँ। और इसकी विशेषता है कि हमारे जो मतलब जेठ जी है, इनके बड़े भैया, हाँ हाँ। उन्होंने कहा तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, जी। तो उन्हें इस संस्था का नाम सुरसरी दिया। सुरश्री। सुरसरी। सुरसरी। अच्छा। सुरसरी वैसे गंगा नदी को कहते हैं। अच्छा। हाँ उसमें सूर्य यानी देवता होता है, जी। देवताओं की नदी गंगा, अच्छा। लेकिन यहाँ पे सुर का अर्थ स्वर है। जी जी। तो आप जो है स्वरों की गंगा बहा रही हैं। अरे वाह, क्या बात है। और इसका जो गाना भी हाँ। कवि रहे हैं, अभी वो नहीं रहे हैं, अभी कोरोना में उनकी डेथ हुई, मुकुंद कौशल जी। अच्छा। उन्होंने इतना अच्छा शीर्षक गायन बनाया है कि हर सभा में पहले वो गाना होता था। जी जी जी।
और अभी कोरोना काल से थोड़ा आर्थिक दृष्टि से भी थोड़ा। शोभना जी चाहे तो मैं उसकी शुरू की लाइन सुना दूं। जी बिल्कुल सुनाइए सर। ये संस्था का गीत है, बहुत अच्छा। इसकी संगीत रचना मैंने की थी, मुकुंद कौशल जी ने लिखा था। अच्छा। सुरसरी बहती जाए, सुरसरी बहती जाए, स्वर की सुरसरी बहती जाए। ऐसे इसमें 2-3 अंतर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इतना कीमती समय देने के लिए। बड़ी जी सर, हमारा जो चैनल है शख्सियत छत्तीसगढ़, उसका एक खास मकसद होता है कि आपके पास जैसे आप संगीत सिखाते हैं, वोकल और इंस्ट्रूमेंटल सारी चीजें सिखाते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे शहर में या शहर के बाहर के लोग भी जो सक्षम नहीं हो पाते हैं शुल्क देने में, तो आपकी कोई फीस ऐसी रहती है या आप निःशुल्क सेवा भी प्रदान करते हैं? मैंने तो बहुत पहले से जी मन में यही बात रखी थी कि मैं जितना संगीत जानता हूँ उसको बांटूं, जी, बेचूंगा नहीं। बहुत अच्छी बात है सर। तो इसके लिए मैं उनसे कभी फीस लेना चाहता नहीं हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि उन लोगों से फीस मत लो कि जो वास्तव में आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, जी, जिनके आय के साधन नहीं हैं, जी, उनको बिल्कुल निःशुल्क सिखाना ही चाहिए और मैं सिखा रहा हूँ, अभी भी सिखा रहा हूँ। या फिर जो लोग मेरे पास बिलासपुर से, राजनांदगांव से, धमतरी से आ रहे हैं, उनसे और मैं क्या फीस लूँ? जी जी जी, इतना खर्च करके आ रहे हैं और सीख रहे हैं, तो मैं उनसे फीस नहीं लेता। लेकिन हाँ, फीस उनसे जरूर लेता हूँ जो सक्षम है देने में, जी, और जो फीस देनी पड़ रही है, अपना पैसा खर्च हो रहा है, इसलिए रेगुलर रहते हैं, अन्यथा वो रेगुलर नहीं रहते हैं, उस चीज का दर्द को समझ सकते हैं। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं अपनी विद्या अधिक से अधिक लोगों को बांट सकूं और जितने लोगों का भला कर सकूं, मेरा यही उद्देश्य। बहुत धन्यवाद सर। और इसी के साथ हमारा आज का ये जो वीडियो है यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। अलविदा। नमस्कार।